नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। आप समझो कि मैं समझता हूं कि विकसित भारत के लिए ये सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। विकसित भारत के लिए इसलिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि जिस प्रकार से हरमूज जलडमरू में हरमूज की स्ट्रेट में हमने देखा कि वहाँ किस प्रकार से ईरान ने रास्ता बंद किया और पूरे विश्व को त्राहिमाम त्राहिमाम करना पड़ा, वैसा ही कुछ चाइना को लेकर या पूर्वोत्तर को लेकर, पूर्वी देशों को लेकर ये हमारा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो यह है कि मलक्का जल डमरू जो कि सीधा चाइना के 90% विश्व के साथ आयात निर्यात का रास्ता खोलता है, उसको 10 डिग्री सी कहते हैं। 10 डिग्री सी, 10 डिग्री सी का मतलब ये है कि पूर्व की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को वो मार्गदर्शित करता है। दूसरी तरफ ये 6 डिग्री सी है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का मामला है, ये 6 डिग्री सी है। इन अंडमान और निकोबार के बीच में ये जो 10 डिग्री सी है, 10 डिग्री सी जिसको हम कह रहे हैं, 150 किलोमीटर का एक वो है। और सबसे खास बात ये है कि जो 6 डिग्री या ग्रेट निकोबार आइलैंड को लेकर या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात जो कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े शिप्स को भी वहाँ रोक सकता है, इतनी गहराई है वहाँ पर। और ये भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इसलिए भी है क्योंकि सिंगापुर या फिर उस तरह के जो आइलैंड हैं, उन आइलैंडों में कोई व्यापार नहीं होता, वो केवल वहाँ पर प्रोजेक्ट अपने शुरू किए हुए हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि सिंगापुर वगैरह एक ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर पोर्ट बने हुए हैं, वो केवल ट्रांजिशनरी पोर्ट हैं जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक आता है और जिसकी वजह से सिंगापुर चलता है। वो कुछ बनाता नहीं है, सब कुछ उसके पास होता है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन वो चूंकि ट्रांजिशन पॉइंट पर है और वो रास्ता वहाँ से जाता है, वहाँ पर शिप्स रुकते हैं, वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वैसा कुछ हमारे पास भी है। ऐसा ही हांगकांग की तरफ है, ऐसा ही इधर है, सिंगापुर खासतौर से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, चाइना की दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से। और $200 मिलियन, कम से कम $200 मिलियन भारत के आज बच सकते हैं जिस दिन वो पोर्ट चालू हो जाएगा। इसलिए बच सकते हैं क्योंकि हमारे जो ट्रांजिशनल शिप्स वहाँ से जाते हैं वो विदेशों में जाकर, विदेशी पोर्टों पर जाकर रोकते हैं, वहाँ पर हम विश्राम करते हैं। हमारा अगर अपना बना हो तो कम से कम हम अपने $200 मिलियन जो हम दूसरे विदेशी पोर्टों को देते हैं वो हमारा बच सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो भारत सरकार का 72,000 करोड़, और ऐसा कहा जा रहा है 80,000 करोड़ तक ये प्रोजेक्ट जाएगा, 3 स्टेजेस में इसको बनाना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में एक PIL आई है। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में PIL इस बात की आई है कि साहब वहाँ नेचुरल डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वहाँ आप पेड़ काटेंगे, वहाँ पर आप जो वन संरक्षण है उसको ख़राब करेंगे, वहाँ पर जो उसकी नेचुरल सिचुएशन है उसको ख़राब करेंगे, और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़राब है। कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और मज़े की बात यह है कि फाइल करने वाली महिला हैदराबाद की है। अब हैदराबाद की कोई महिला कोलकाता हाई कोर्ट में, हैदराबाद की महिला थी, प्रोजेक्ट बड़ा था, सुप्रीम कोर्ट भी आ सकती थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट में क्यों जाती है? वो ट्राइबल मामलों को लेकर वो सेक्रेटरी या IAS ऑफिसर हैं, वो उसमें भी रही हैं, तो वो ट्राइबल मामलों की स्पेशलिस्ट हैं। इसलिए कोलकाता हाई कोर्ट में जब सरकार ने, अंडमान निकोबार सरकार की तरफ से जब वहाँ पर ये कहा गया कि नहीं ये कंटिन्यू नहीं रह सकता या ये इनकी लोकस नहीं बनती, तब कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा नहीं नहीं, उनका सफिशिएंट, वो एकदम आसमान से नहीं अटकी हुई हैं, आसमान से नहीं यहाँ आई हैं, उन्होंने बाकायदा ट्राइबल एरियाज में काम किए हैं। इसलिए ट्राइबल राइट्स के लिए वो चूंकि सेक्रेटरी रही, अब सेक्रेटरी रही है मतलब क्या? सेक्रेटरी रही मतलब कांग्रेस के टाइम पर रही होंगी, और कांग्रेस का इंटरेस्ट क्या? राहुल गांधी आखिर ग्रेट निकोबार आइलैंड में उनको क्या इंटरेस्ट आता है? राहुल गांधी ग्रेट निकोबार आइलैंड को लेकर वहां विजिट करके आए, सामान्यतः विजिट करते नहीं है, लेकिन ग्रेट निकोबार आइलैंड पर वो विजिट करके आए। विजिट करने के बाद उन्होंने भी वही आरोप लगाए जो कि वो मिसेस गुप्ता ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में लगाए।
सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा था भारत के इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में, जिसमें 72,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च करके उसको डेवलप करना चाहती है, वर्ल्ड लेवल का बनाना चाहती है। और सबसे खास बात है कि हमारी सेकंड हैंड कमांड वहीं पर बैठती। 2001 में वाजपेयी सरकार ने जब हमारे यहाँ ये हो गया था, कारगिल हो गया, तो वाजपेयी सरकार को लगा कि दिल्ली बहुत नज़दीक है इस्लामाबाद से या बॉर्डर से, और दिल्ली पर ये हमले हो सकते हैं, इसलिए सेकंड हैंड कमांड निकोबार में उन्होंने बनाई थी। सेकंड हैंड कमांड का मतलब है तीनों सेनाओं का कार्यालय, कि अगर दिल्ली पर कोई बात आती है या हमारे मेनलैंड पर कोई बात आती है तो सेकंड हैंड कमांड वहां से डील करेगी और पूरे युद्ध को वहां से डील करेगी। तो निकोबार में हमारी सेकंड हैंड कमांड भी है। और निकोबार आइलैंड पर हम आबादी बसाने के लिए लंबे समय से, मतलब कांग्रेस की सरकारें जब थी तब भी हम पूरा प्रयास कर रहे थे कि वहां आबादी, डेमोग्राफी चेंज हो जाए, क्योंकि वहां निकोबार और अंडमान, ये दो क्षेत्र हैं, इनमें अलग अलग रेसिस के लोग बताए जाते हैं। वो निग्रेटोज हैं जो निकोबार में रहते हैं, और इधर जो रहते हैं वो मंगोलॉइड हैं। तो निग्रेटोज की जो संख्या इस समय बताई जाती है वो 500-700 होगी, ऐसा कहते हैं। अफ्रीका के जंगलों से कभी ये पेंजिया टूटी होगी 60,000 साल पहले, 70,000 साल पहले, तब वो आए होंगे। आज की तारीख में भारत सरकार तो वो उनको अपना मानती है और वो अपने देश के लोग हैं। आबादी भी 97% हिंदू है। केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश करी थी कि इंदिरा पॉइंट, जिसको कहा गया जो भारत का सबसे साउदर्न हिस्सा कहा जाता है, और जब भारत में सुनामी आई थी तो वो पानी में डूब गया था, ऐसा कहते हैं। फिर भी आज भी हम जब यूपीएससी के, पीएससी के और इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं तो हम कहते हैं सबसे साउदर्न हिस्सा कौन सा है, तो कहता है कि निकोबार में वो आइलैंड है। कौन सा? कहते हैं कि इंदिरा पॉइंट है। ये जो सबसे साधन एरिया है, इसमें डेमोग्राफी चेंज करने की भारत सरकार ने बड़ी कोशिश करी और बड़ी बड़ी ताकत लगाई। भारत सरकार ने एक्स आर्मी मैंस को वहां बसाया, लोगों को यहां से ले जाकर बसाया, व्यापारियों को बसाया, भाई वहां कुछ आबादी हो जाए, वो हमारा एरिया कुछ सिक्योर हो जाए। हाँ, ये बात अलग है कि ये कभी किसी टाइम पर ये कामरूप का हिस्सा हुआ करता था। कामरूप मतलब जब ट्राई पार्टी युद्ध चलता था, भारत 3 हिस्सों में था, तो कामरूप का हिस्सा हुआ करता था। और बाद में जब अंग्रेज आया, मुसलमान आया, तो उसने उसको चिन्हित किया। उसने चिन्हित करके, हालांकि डैनिश आए तो डैनिशों ने उसको न्यू डेनमार्क कहा था, न्यू डेनमार्क बसाया था यहाँ पर। लेकिन कहते हैं वहाँ मलेरिया फैल गया था, और मलेरिया फैलने की वजह से वहाँ बहुत सारे उनके लोग मारे गए थे, तो वो भाग गए थे वहाँ से। इसके बाद हंगेरियन भी वहाँ पर आए थे, हंगेरियन ने भी उसको बसाने की कोशिश करी। बाद में लेटर ऑन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उसको बसाया, और अंग्रेजों ने काला पानी वहाँ पर बनाया था, जो उनकी जेल है, वो जेल जिसमें वीर सावरकर से लेके बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे काला पानी में। और काला पानी इसलिए क्योंकि वहाँ कोई और रास्ता नहीं है, वहाँ से कुछ निकल नहीं सकता, वहाँ समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा है और मेनलैंड से आ नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से अंग्रेजों ने वहाँ उसको बसाया था, ताकि हिंदुस्तान के इन लोगों को, जो कि वहाँ युद्ध शुद्ध कर, मतलब जो इंडिपेंडेंट की लड़ाई में लड़ रहे थे, उनको वहाँ बसाया था। आप सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस ने जब 1943 में वहाँ विजिट किया तो वहाँ तिरंगा फहराया था, और तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने अंडमान और निकोबार का नाम बदल दिया था। शहीद और स्वराज, ऐसे कुछ नाम रख दिए थे। मैं अगर सही कह पा रहा हूँ, आप लोगों को अगर सही मालूम हो तो लिखिए। मुझे जहाँ तक याद आता है कि शहीद और स्वराज नाम के 2 आइलैंड उन्होंने बसाए थे अंडमान निकोबार में। आज़ादी से पहले सरकार भी बन गई थी और वो पार्ट डी स्टेट में गिना जाता था, और भारत में पहली इंडिपेंडेंट सरकार अंडमान निकोबार में बनी थी। पहली इंडिपेंडेंट सरकार मतलब उस समय सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, जिसने अपनी करेंसी छापी थी, 13 देशों ने रिकॉग्नाइज कर दिया था, सरकार इंटरनेशनल स्टेटस ले चुकी थी, और ये पहली भारत की स्वतंत्र सरकार थी। वो नेहरू की पॉलिसियों की वजह से उसको वो स्टेटस नहीं मिला, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उसमें सामने आते थे, सुभाष चंद्र बोस को क्रेडिट चला जाता। हालांकि बाद में जब वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में वहाँ से सुभाष चंद्र बोस की करेंसी और बाकी चीज़ें लाकर दिल्ली के लाल किले में रख दी गई थी। और लाल किले में रखने के बाद वहाँ ये कहा गया था कि भाई ये पार्ट डी स्टेट है। तो हमारे यहाँ पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट हुआ करते थे। अब ये जो पार्ट ए स्टेट ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा, पार्ट बी स्टेट जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, पार्ट सी स्टेट जो कि चीफ कमिश्नरी हुआ करते, गवर्नर्स कमिश्नरी होती थी, और ये अकेला पार्ट डी स्टेट था।
जो कि इंडिपेंडेंट था ब्रिटिश इंडिया से। हमने इसको उत्तराधिकार में नहीं लिया था, ब्रिटिश यहां से गए तो वो इंडिपेंडेंट हो चुका था। इतना बड़ा उसका इतिहास, और पूरे जापान उसमें बैठने के लिए बड़ा परेशान था। आपको याद होगा कि जब जापान ने मदद करने की कोशिश करी सिंगापुर के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी की, तो वो वहां से हटना नहीं चाहते थे। जापान वहां नया अंग्रेज बनना चाहता था। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने घास की रोटियां खाई, उनके लोगों ने खाई, लेकिन वो हमने प्रिजर्व करके रखा। ये सारा इतना बड़ा इसकी लिगेसी है। लेकिन फिर भी वहाँ जंगली एरिया होने की वजह से, वहाँ बायोडाइवर्सिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसे मैंने कहा कि वहाँ आबादी नहीं बस पा रही थी, डेनिश को मलेरिया हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे, हंगेरियन वहाँ से भाग गए थे। अंग्रेज़ों ने वहाँ सेलुलर जेलें इसलिए ही बनाई थी ताकि हिंदुस्तान के लोग जो सर्वाइव नहीं कर सकते, जहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पर उनको रखा गया था। तो आप सोचो कि ऐसी सिचुएशन वहाँ थी। इसीलिए भारत सरकार लगातार 1950 के बाद कोशिश करती रही कि वहां आबादी बच जाए। अब जब ग्रेट निकोबार वो बनाया जा रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई है, और वो ये कह रही है कि $200 बिलियन तो मेरे $1 मिलियन तो तुरंत बच जाएंगे, जो भारतीय शिपों का रास्ता है। दूसरी बात ये है कि हम 10 डिग्री सी से डोमेस्टिक यात्राएं करते हैं वहाँ, 10 डिग्री सी से डोमेस्टिक यात्राएं करते हैं, जिससे हमें कुछ लाभ तो होता ही है। लेकिन अगर हम ये रास्ता बना लेते हैं, अगर ये ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट हमारा सफल हो जाता, क्योंकि वहाँ एक बड़ा पोर्ट बनाने वाले हैं इंटरनेशनल स्तर का, जिसका 40,000 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है। आप सोचो, भारत सरकार वहाँ ईरान में जाकर पोर्ट हायर करती है और लेती है, और कई जगहों पर संसार में लेती है, बहुत सारे देशों की ये प्रैक्टिस है। और हमारे ही देश में एक गहरा समुद्र हमारे पास है, मलक्का स्ट्रेट से लगा हुआ है, जिससे इंडोनेशिया, मलेशिया और सब रहेगा। हालांकि उस पर कभी चोलों का शासन रहा है, यानी कि तमिलनाडु से वो सीधा पड़ता है, या साउदर्न एरिया से वो सीधा समुद्र का मार्ग पड़ता है, वो वहाँ से बंगाल की खाड़ी होते हुए। लेकिन आज की तारीख में वो हमारे साउदर्न एरिया को सीधा जोड़ता है। आज की तारीख में वो पाकिस्तान उसको चाहता था। आप सोचो कि पाकिस्तान उसको चाहता था। पाकिस्तान जिन्ना ने कहा कि अंडमान निकोबार हमको दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि उसका कहना था कि बांग्लादेश के पास, जो आज का बांग्लादेश है या पूर्वी पाकिस्तान है, वहाँ से रास्ता उसको वहाँ से मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से तो रास्ता सीधे से बनता नहीं है, लेकिन वहाँ से रास्ता उसको मिल जाएगा, तो वो रास्ता सीधा लेकर आएगा यहाँ पर। ये जिन्ना की पॉलिसी थी। हालांकि बाद में लुइस माउंटबेटन इस बात पर एग्री नहीं हुई, और ऐसा कहते हैं कि लुई माउंटबेटन की वजह से वो भारत में आ गया, या फिर लुई माउंटबेटन क्या भारत में लाएंगी, ये तो एक अफवाह हो सकती है लोगों की, ये कांग्रेसियों का खेल हो सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट था, तो ये कैसे लेकर आएंगी। लेकिन हाँ, फिर भी ये कहा गया कि पाकिस्तान को अलॉट करने की बजाय इसको भारत में ही रखा जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की सेनाएं वहां पर ऑलरेडी थी, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह पहले से काम कर रहा था, गवर्नमेंट इन एग्जाइल वहां पर बन चुकी थी। खैर, तो आज की तारीख में चाइना का 90% व्यापार जो है वो मलक्का की खाड़ी से होता है। अब चाइना का व्यापार 90% अगर मलक्का से होता है, और उसके बगल में ही वहां पर हम ये बना लेंगे 6 डिग्री सी पर, और हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तैयार कर देंगे, वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लेंगे। इसके अलावा भारत सरकार की प्लानिंग है कि वहां पर एक टाउनशिप बसाएंगे, ताकि वहां पर आबादी बन सके और वो हम क्षेत्र को सिक्योर कर सकें। दूसरी बात ये है कि सिंगापुर की तरह हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा उससे खिलेगा, नॉर्थ ईस्ट की सप्लाई चेन वहां से सीधी बनेगी, और इसके अलावा दक्षिण भारत की सप्लाई चेन, जो हमारे यहाँ तमिलनाडु से, आंध्रा से शिप्स जाते हैं और इंटरनेशनली पूर्व के देशों में जाते हैं, उनको विदेशों में रुकना पड़ता है, विदेशों के पोर्टों पर जाना पड़ता है, जहां हमको हैवी टैक्स देना पड़ता है, हैवी वहां फाइन मतलब पैसे देने पड़ते हैं। वो हम अपने यहाँ खुद के सिक्योर कर लेंगे, और इंटरनेशनल टाउनशिप बना रहे हैं, इंटरनेशनल रास्ता यहां से खोलकर रख रहे हैं। तो पूरे के पूरे पूर्वोत्तर से या पूर्व से, पूर्वी एशिया से हमारा संपर्क अच्छा हो जाएगा, जिससे कि हम पश्चिम नहीं पूरब में भी अपना व्यापारिक मार्ग आसानी से चला सकते हैं और अच्छा उसको बना सकते हैं। इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है? मैं बड़ी देर सोचता रहा कि राहुल गांधी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। राहुल गांधी की जब सरकार हुआ करती थी, तब वो राम सेतु तोड़कर सेतु समुद्रम बना रहे थे, स्टेट ऑफ पाक से होते हुए सेतु समुद्रम बनाकर राम सेतु तोड़कर वो रास्ता खोल रहे थे।
आखिर वो उनकी सरकार राम सेतु तोड़कर यात्रा खोल रही थी, आज की तारीख में वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पर आखिर राहुल गांधी को क्या समस्या हो सकती है, वो विजिट करके आते हैं, विरोध कर रहे हैं, और ये पिटीशनें भी अंदाजा ये है कि उनके पीछे सपोर्ट से ही फाइल हुई होंगी। तो बाद में समझ में आया कि चाइना का वहां से 90% व्यापार होता है। चाइना वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड ऑर्डर के साथ 90% क्षेत्र से वहां से, और चाइना की बुरी नजर निकोबार पर है। चाइना की बुरी नजर अंडमान और निकोबार दोनों पर है, और चाइना को यह लगता है कि अगर अंडमान निकोबार उसके पास आ जाता, कभी भी ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे कि अंडमान निकोबार उसके पास आ जाता है, तो वो इस क्षेत्र पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर अपना स्थान बना सकता है। दूसरी बात, चलो वो नहीं उनके पास आता है तो भी वो उनका मार्ग हरमूज की जलडमरू की तरह उनका मार्ग वहां से निकलता है, और चूंकि उनका मार्ग वहां से निकलता है उस रास्ते से, इसलिए चाइना को नुकसान हो सकता है। भारत चाइना को काउंटर कर सकता है। भारत चाइना को काउंटर करने के लिए वहां बैठ जाएगा, और वहां पर चूंकि सेकेंड हैंड कमांड हमारी ऑलरेडी बैठी हुई है, और वहां पर हम इंटरनेशनल पोर्ट बना देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे, टाउनशिप बसा लेंगे, तो निकोबार का डेवलप होना और वहां पर पोर्ट बनना, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना, जो बहुत बड़े एयरपोर्टों में से, देश के सबसे बड़े एयरपोर्टों में से बनेगा, सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े पोर्टों में से वो पोर्ट बनने वाला है जहां हैवी शिप्स रुकने वाले हैं। इससे चाइना को नुकसान होने वाला था। मैं बड़े दिन तक समझता रहा, लेकिन बाद में समझ में आया कि चाइना को नुकसान होना राहुल गांधी को कैसे स्वीकार हो सकता है, क्योंकि उनकी तो कोलैबोरेशन है चाइना के साथ, वो तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एग्रीमेंट है आपस में, और राहुल गांधी विजिट भी करते हैं, और हमेशा मतलब भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो कांग्रेस के टाइम पर चाइना ने कब्जा भी कर लिया था, तो चाइना उनका बड़ा खास पार्टनर है। देश की बात छोड़ दीजिए, हालांकि हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई, हाई कोर्ट में जब मामला गया तो हाई कोर्ट से जब लोकस की बात करी गई तो हाई कोर्ट ने यह बात कही, उन्होंने कहा देखिए भाई, इस बात से हम एग्री नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, वो एशिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना क्यों ना हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं होती। इसलिए हम इसके सारे प्रेप एंड पॉन्स सुनेंगे, इस पीआईएल को हम समझेंगे, और हम भारत की बायोडाइवर्सिटी का मामला, भारत के इकोनॉमी का मामला, ये जो ट्राइबल एरिया का ट्राइबल राइट्स का मामला आता है, या फिर भारत में ग्रीनरी का मामला आता है, इन सबको हम एक बार पूरा सुनेंगे। और एडमिट करते हुए केंद्र को नोटिस कर दिया गया है। अब इस पर क्या होगा वो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये राहुल गांधी के लिए एक प्रोजेक्ट खटक रहा है जैसे चाइना के लिए खटक रहा है। इसलिए मुझे लगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना अति आवश्यक है, और ये बताना भी ज़रूरी है कि आखिर इसके पीछे कौन दिमाग लगा रहा है, क्यों दिमाग लगा रहा है, आखिर उनको कष्ट क्या है। बाकी इस विषय पर आपको क्या लगता है, मैं समझता हूं आप लिखकर ज़रूर बताएंगे। और जिनको लॉ पढ़ना होगा, लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ के जानना चाहते हैं, वो हमारा ऐप भी डाउनलोड करते ही हैं, तो फिर आगे इस पर कोई नया अपडेट आएगा हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।